और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र प्लान लागू करने की तैयारी कर ली। और ये आप देख रहे हैं जन सैलाब महाकुंभ, ये बाबा बागेश्वर के धाम की तस्वीरें। हिंदू राष्ट्र बनाने के प्लान के तहत बाबा ने तैयारी शुरू कर दी है। लाखों करोड़ों लोग बाबा के दरबार में पहुंचने शुरू हो गए। ये देखिए जरा भव्य तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं। बाबा महाकुंभ शुरू कर रहे हैं और इस महाकुंभ के जरिए उन्होंने कहा महाकुंभ से निकलेगा हिंदू राष्ट्र। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। तो बाबा बागेश्वर ने यज्ञ शुरू कर दिया। बाबा यज्ञ कर रहे हैं। उनका कहना है यज्ञ और प्रतिज्ञा से हिंदू राष्ट्र की तैयारी है। ये हो रहा है छतरपुर में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं बाकायदा छतरपुर में बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं। लोग सड़कों पर हैं हिंदू राष्ट्र के झंडा बरदार। और कैसे बाबा ने यज्ञ की शुरुआत की है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बाबा महाकुंभ के जरिए। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो पूरी होगी महाकुंभ के जरिए। कैम 2 काटिए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर बाबा का प्लान क्या है। बाबा का प्लान है हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर ने यज्ञ शुरू कर दिया और मध्य प्रदेश के छतरपुर में यह महाकुंभ हो रहा है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है बाबा का। धीरेन्द्र शास्त्री ने चारों वेदों के सामने प्रतिज्ञा ली है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा है बाबा की। 13 तारीख से लेकर 19 फरवरी तक धर्म महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। छतरपुर के गड़ा गांव में 7 दिन तक यह यज्ञ चलने वाला है। जो आप देख रहे हैं बाबा का यज्ञ चल रहा है। इसी तरह से अग्निकुंड के आगे यज्ञ की शुरुआत की है और मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना। देश के कोने कोने से संत मंच पर नजर आएंगे इस महाकुंभ में। मंच से हिंदू राष्ट्र के संकल्प का आगाज करेंगे बाबा। 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम में संतों का मेला लगा है। बाबा बागेश्वर के समर्थन में अखिल भारत हिंदू महासभा आ गया है। बजरंग सेना ने भी किया है हिंदू राष्ट्र का समर्थन और समर्थन की मांग में छतरपुर में बाइक रैली निकाली गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हिंदू रत्न सम्मान भी भेंट कर दिया गया है। तो हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय क्या बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? एक बड़ा सवाल ये, क्या वाकई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? ये रिपोर्ट देखिए। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है ही है, देखना क्या, घोषणा की बाकी है, अभी तो ये झांकी है। राम राम राम। क्या बाबा बागेश्वर देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? बाबा ने हिंदू राष्ट्र के लिए महाकुंभ की शुरुआत कर दी है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सौगंध खा चुके बाबा बागेश्वर बड़े मिशन पर लग चुके हैं। देश के बड़े बड़े साधु संतों का जमावड़ा महाकुंभ में लग रहा है। लाखों की भीड़ हिंदू राष्ट्र के यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच रही है। हिंदू राष्ट्र पक्का है, 100% रहेगा। हम राम के पुत्र हैं तो हमारे राम का सम्मान नहीं होगा फिर हमारी जिंदगी खराब है। और जो आवाज महाराज जी ने उठाई है हम लोग उसका भरपूर समर्थन करते हैं और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुर्बानी भी कोई कुर्बानी देना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। क्या बाबा अपने प्रण में कामयाब हो पाएंगे? क्या बाबा वाकई भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? क्या करोड़ों भक्तों और संतों के सहारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आपने सुन लिया बाबा बागेश्वर को। अब आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का प्लान है क्या। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, हिंदू राष्ट्र में क्या क्या चीजें होंगी, महाकुंभ से क्या क्या निकल कर आएगा। सबसे पहले ये देखिए बाबा बनाएंगे कैसे हिंदू राष्ट्र, उनका प्लान क्या है। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा ये मुमकिन होगा या नहीं। देखिए जरा, हिंदू राष्ट्र में ये सारी चीजें होने वाली हैं। बाबा का महाकुंभ में इन सारी चीजों पर बात होगी। सबसे पहला काम बाबा का कहना है हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। कैसे होगा? रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाएंगे, राम राज लेकर आएंगे, घर वापसी होगी और सनातन की रक्षा होगी।
ये सारी चीजें इस हिंदू राष्ट्र में होंगी। जरा सुनिए, बाबा बागेश्वर ने खास बातचीत में इस बात को कहा है। क्या है उनका प्लान? तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। बाबा बागेश्वर को आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके संविधान में क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आगे बताऊंगा। बाबा बागेश्वर का प्लान कैसे जमीन पर उतरेगा, क्या रणनीति उन्होंने बनाई है, इस महाकुंभ के जरिए क्या क्या होगा। सबसे पहले देखिए, सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित करना है पहला काम। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, बाबा का कहना है। सनातन का अर्थ है सदा बना रहने वाला। अब हिंदू राष्ट्र की बारी। रामचरितमानस मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग है बाबा की, और संविधान की मूल प्रति पर राम की तस्वीर छपी है। उन्होंने कहा जब संविधान की मूल प्रति पर श्री राम की तस्वीर है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या परेशानी है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी और इसे श्रेष्ठतम महाकाव्य कहा जाता है। इस रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। उन्होंने मांग की, मानस राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा तो राम राज आएगा। हिंदू राज्य का मतलब राम राज से है। कैसे आएगा राम राज? राम राज एक आदर्श शासन व्यवस्था होगी और नीति और मर्यादा पर आधारित राज्य होगा राम राज। इसमें किसी से भेदभाव नहीं होगा। और इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री का मिशन है घर वापसी। कैसे होगी घर वापसी? घर वापसी के लिए अभियान चला रहे धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा का धर्म परिवर्तन रोकने का लक्ष्य है। ये सारी चीजें बाबा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगी। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र पर क्या कुछ कह चुके हैं, सुनिए। संघ का सारे समाज को यही आह्वान है, क्योंकि यह सारे समाज की विरासत है। भारतवर्ष की चतुसीमा में रहने वाला जो अपने आप को भारत का मानता है, उन सब की यह विरासत है। यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है। इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं। हम हिंदू संगठन करते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते। सर्वेशाम अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं। नहीं चाहिए ये शब्द, लेकिन आशय यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका। हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय शब्द का उपयोग करते, इंडिक शब्द का उपयोग करते, चलता है। अर्थ वही है। हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को आपने सुन लिया। अब आपको लिए चलते हैं सीधे छतरपुर, बाबा बागेश्वर के धाम। वहां जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे हमने पूछा कि क्या बाबा हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, और जो हिंदू राष्ट्र होगा उसमें क्या होगा, कैसा होगा हिंदू राष्ट्र। सुनिए जरा लोगों। उसमें सहृदयता रहेगी, सारे पंथ को एक जैसा माना जाएगा, राम राज्य आएगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हिंदू राष्ट्र पक्का है, 100% रहेगा। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, बागेश्वर धाम जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू का अच्छा हाल रहेगा। वही मैं जानना चाह रही हूँ ना कि कैसा होगा, उसमें क्या क्या अच्छा होगा। अच्छा के लिए तो क्या अच्छा नहीं हो, सभी अच्छा होता है जब हिंदू राष्ट्र रहेगा। सब मिलजुल कर रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो राम की पूजा वैसे ही हो रही तो वैसे भी होगी। हिंदू राष्ट्र था, है और होगा। सिर्फ घोषणा होने की जरूरत है और होकर के रहेगा। हिंदुओं का सम्मान सुरक्षित रहेगा। जैसे आज एक व्यक्ति ने रामायण पे कमेंट कर दिया, तो ये सब चीजें नहीं हो। और इसी के साथ साथ रामायण को भी राष्ट्रीय पुस्तक कर देना चाहिए। और जो आवाज महाराज जी ने उठाई है, हम लोग उसका भरपूर समर्थन करते हैं। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुर्बानी भी कोई कुर्बानी देना पड़े, तो हम लोग तैयार हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब
सब भक्ति और भावना में रहें और किसी का कोई बुरा न करे और सब मतलब एकजुट होके रहे। हमारे गुरुदेव का यही कहना है। बिल्कुल सपना साकार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसकी घोषणा बाकी है, भारत हिंदू राष्ट्र है। यहाँ सनातन ही सब कुछ है, उसके बाद सारे पंथ हैं और गुरुजी ने कहा है सब मिलजुल कर ही यहाँ रहेंगे। तो भारत 2024 में गुरुजी के कथानुसार 2024 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। शुरुआत हो चुकी है यहाँ से और आगे आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। ये हम सब लोग संकल्प ले चुके हैं यहाँ से। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। लोकतंत्र पहले से भी था, यहाँ कोई किसी का तंत्र नहीं था, लोकही तंत्र था। हिंदू राष्ट्र नाम है, आप लोकतंत्र में रह रहे हैं तो आपका भी तो नाम है ना कुछ। इसी प्रकार हिंदू राष्ट्र नाम होना चाहिए भारत का। जहाँ पे हिंदू रहता है वो हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। ये हमारे देश की राम जन्मभूमि है। आज घोषित हो गया, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। और मुस्लिम समाज का विदेशों में 28 जो ऐसा कंट्री है, लेकिन हिंदुस्तान का अपना भारत का एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ये ऐसे राष्ट्र है कि इसमें सभी लोग समाहित होते हैं। रामायण को उठा देख लीजिए, सभी को उसमें सम्मान मिला, ऐसा सम्मान मिला जो शायद उसके बाद जब ये मुगलों का राज हुआ कभी सम्मान नहीं मिला इनके राज्य में। सारी महिलाएं उनकी तरफ हैं। हमें इस बात का बहुत गर्व है। तो बाबा बागेश्वर के दर पर जो भक्त पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, क्या चीजें होंगी। लेकिन हिंदुस्तान के पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। बहुत कम लोग जानते हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और उसके बाद नेपाल ने हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म किया। बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए जरा, पहली बार शायद आप जान रहे होंगे कि नेपाल किस तरह का एक देश था। 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल। नेपाल में हिंदू राजा शासन करते थे, नेपाल में राजशाही व्यवस्था थी, नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है और राजशाही खत्म होने के बाद वहां संवैधानिक व्यवस्था हुई। इसके बाद नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। राजशाही खत्म होने के बाद जब संविधान आया तो हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म हुआ और नेपाल को फिर से अब हिंदू राष्ट्र बनाने की वहां मांग तेज है। तो अब मैं आपको बताता हूं नेपाल हिंदू राष्ट्र, जो बात एक बाबा के भक्त ने कही कि दुनिया में बहुत से इस्लामिक राष्ट्र भी हैं, उनमें सऊदी अरब भी है और ईरान भी है। तो जो इस्लामिक राष्ट्र हैं इनकी हालत क्या है, इनके यहां किस तरह से कानून है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनके यहां क्या व्यवस्था है, लोगों को कितनी आजादी है, इस इस्लामिक राष्ट्र में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए जरा इस्लामिक राष्ट्र में क्या है खास, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सऊदी अरब का आधिकारिक धर्म है इस्लाम, यानी इस्लामिक राष्ट्र है। नागरिकता अगर सऊदी अरब में किसी को चाहिए और दूसरे धर्म का है, यानी गैर इस्लामी गैर मुस्लिम है, तो उसे पहले इस्लाम कबूल करना होगा, उसके बाद मिलेगी वहां की नागरिकता। मुस्लिम पिता की संतानें कानूनन मुसलमान ही कहलाएंगी। इस्लाम से किसी दूसरे धर्म में अगर परिवर्तन करना है तो वो अमान्य है। इस्लाम छोड़ने पर सजाए मौत की सजा है, इस्लाम नहीं छोड़ सकते वहां। व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का पालन नहीं कर सकता जो एक बार इस्लाम अपना चुका है या मुसलमान बन गया, नागरिकता ले लिया। चर्च मंदिर गैर मुस्लिम को पूजा स्थल की इजाजत नहीं है। अब दूसरे इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, ईरान की। ईरान भी इस्लामिक राष्ट्र है, आधिकारिक धर्म ईरान का है इस्लाम। ईरान में कठोर शरिया कानून लागू है और कोड़े मारना, अंग भंग करने देने जैसी सजाएं वहां मिलती है, यानी सजाए मौत तक है, धड़ काट देने तक है। मुसलमानों के धर्म परिवर्तन कराने पर मौत की सजा, अगर धर्म परिवर्तन कोई मुसलमान करे तो उसे सजाए मौत। बाल ना ढकने पर महिलाओं को 74 कोड़े लगाए जाते हैं। बाल खोलकर निकलने की अनुमति नहीं है ईरान में। हिजाब ठीक से ना पहनने पर गिरफ्तारी हो जाती है। इसके विरोध में ईरान में महिलाओं ने मोर्चा खोला पिछले दिनों। यह सऊदी अरब और ईरान का हाल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम यानी हिंदुस्तान में कैसे होगा हिंदू राष्ट्र, क्या तरीका है। बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर के कहने से नहीं होगा। तरीका है संविधान के जरिए।
तरीका है संसद के जरिए। संसद और संविधान के जरिए ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि संविधान और संसद के जरिए तरीका क्या है, क्या किया जाए जो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा बागेश्वर हो या बहुत से हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, लेकिन संविधान, कानून और संसद के बिना यह संभव नहीं है। देखिए कैसे हो सकता है, क्या तरीका है। पहले आपको मैं यह बताता हूं भारत कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। तरीका है, पहले तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कानूनन, संविधान के तौर पर, संवैधानिक तौर पर। मतलब भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे सऊदी अरब का धर्म इस्लाम है, ईरान का धर्म इस्लाम है, भारत का धर्म कोई नहीं है संवैधानिक तौर पर। संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है संविधान। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा, यानी संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के भी 3 तरीके। क्या तरीका है? पहला तरीका, संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन हो। दूसरा तरीका है संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन। और तीसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। लेकिन पेंच है इन सब में। पेंच क्या है? हिंदू राष्ट्र बनने में मुश्किल क्या है? संविधान में 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यह संविधान में संशोधन किया गया। 42वां संशोधन था, एक ही संशोधन है और उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जा चुका है। 1976 में संविधान की प्रस्तावना, संविधान का जो पहला पन्ना है जिसे आप प्रेम्बल कहते हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ और वो यही संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को लेकर विवाद भी रहा है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है कि जो पहला पेज है, जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, ये संविधान का हिस्सा ही है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, उसकी प्रस्तावना को, उसके प्रेम्बल को नहीं बदल सकती। इस वजह से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना मुश्किल है। यह है संविधान की बात। अब मैं आपको बताता हूं संविधान के जो जानकार हैं, कानून के जो जानकार हैं, देश के 2 वकील, दोनों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं? हमारे देश के संविधान का जो मूल स्वरूप है वो सेक्युलर है। यहां सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग रहते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि यह किसी एक विशेष धर्म का हो जाएगा, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हां, यह जरूर है कि हमारा संविधान आपस में मेलजोल, प्रेम, परस्पर और साथ में रहने की बात करता है और वही इसकी मूल भावना है। इसीलिए सभी भी धर्मों के जो धर्मावलंबी हैं, जो तमाम लोग इस तरह के बयान देते हैं, वो बयान मिथ्या हैं, निरर्थक हैं, राजनीति से प्रेरित हैं और आधारहीन हैं। संविधान के अंदर ये 42वीं अमेंडमेंट में साफ अक्षरों में लिख दिया गया था कि जो भारतीय संविधान है ये सेक्युलर इन नेचर है। सेक्युलर का मतलब है धर्म निरपेक्षता, मतलब कि यहां भारत में प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी अलग अलग जजमेंट्स में यह साफ लिखा गया है कि जो सेक्युलरिज्म है वह भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, जिसे कि पार्लियामेंट द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। अब मैं आपको दिखाता हूं, आपने संविधान के जानकारों को सुन लिया, उन्होंने क्या कहा। लेकिन सियासतदान जो खुद बाबा बागेश्वर के दर पर जा रहे हैं, बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ कल पहुंचे थे, आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके दरबार में पहुंचे हैं बाबा से मिलने के लिए। ये नेता जो खुद पूर्व सीएम रह चुके हैं, ये क्या कुछ कहते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी सुनिए और खुद कमलनाथ को भी सुनिए, ये भी हिंदू राष्ट्र पर क्या कहते हैं। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था। जो संविधान भारत का है वही संविधान भारत का है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके
अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से योगी के राज से है, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने से मां बेटी की मौत पर सियासी एजेंडा चल निकला। यह मैं क्यों कह रहा हूं? योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना है। 2024 के चुनाव आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को जाति विरोधी, पहले पिछड़ा विरोधी घोषित करने की कोशिश हुई, ब्राह्मण विरोधी घोषित करने की कोशिश हुई। मकसद सिर्फ चुनाव और वोट है। अगली तस्वीर दिखाइए। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं प्रमिला दीक्षित जी और उनकी बेटी दोनों की जलकर मौत हो गई। यूपी में घर पर जलकर मौत हो गई दोनों की। इनका नाम प्रमिला दीक्षित है, ब्राह्मण थी जाति से, जलकर मौत ऐसे हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये बुलडोजर की कार्रवाई, यानी अतिक्रमण हटाने पहुंचा था बुलडोजर, और बुलडोजर जब अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो परिवार ने घर के अंदर खुद को बंद कर लिया। ये तस्वीरें उसी वक्त की मैं दिखा रहा हूं जिस वक्त बुलडोजर पहुंचा वहां, और परिवार ने कहा कि हम घर से नहीं जाएंगे। वहां प्रशासनिक लोग मौजूद थे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये घर जलते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं। घर में किसने आग लगाई? अंदर से आग लगी, बाहर से आग लगाई गई, यह भी जांच का विषय है। लेकिन प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी की जलकर मौत हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं पूरा घर जलने के बाद जलकर उनकी मौत हो गई, पूरा घर जलकर खाक हो गया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रमिला जी जाति से ब्राह्मण थी, प्रमिला दीक्षित थी, तो विपक्ष को, योगी विरोधियों को इससे मतलब नहीं है कि कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। देखिए उनकी जाति पर, उनकी जाति को लेकर कैसे टारगेट करने लगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने लिखा, योगी सरकार में ब्राह्मण शिकार बनाए जा रहे हैं। लगातार चुन चुनकर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं हो रही हैं। दलित पिछड़ों के साथ ब्राह्मण भी अत्याचार के शिकार हैं। अब आप समझिए इसके पीछे की पॉलिटिक्स। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, कानपुर में ब्राह्मण परिवार का मंदिर तोड़ दिया, घर पर बुलडोजर चला दिया, ब्राह्मण परिवार गिड़गिड़ाता रहा, एक नहीं सुनी गई। इसके पीछे का पूरा टूलकिट समझिए। योगी के बुलडोजर ने 2 जानें ले ली। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि उनका अंत निकट है। राहुल गांधी ने भी सोचिए इस पर ट्वीट कर दिया। जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले, उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है। यह बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत को यह स्वीकार नहीं है। बेशक किसी की जान चली गई, एक मां और बेटी की, सख्त कार्रवाई अधिकारियों पर होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी जो निरंकुश हो गए हैं, इनको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन उनकी जाति पर सियासत विरोधी और विपक्षी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मां बेटी की जलकर मौत हो गई। प्रमिला दीक्षित थी, शुक्ला थी, तिवारी थी, श्रीवास्तव थी, गुप्ता थी या भारती थी। योगी विरोधियों को प्रमिला की मौत और अधिकारियों पर एक्शन से ज्यादा फिक्र प्रमिला की जाति में। प्रमिला जाति से ब्राह्मण थी, तो योगी और उनकी सरकार को अब ब्राह्मण विरोधी घोषित करने के एजेंडे में लग गए। योगी विरोधियों को प्रमिला और उनकी बेटी की मौत से कोई सहानुभूति नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटने और तोड़ने की साजिश में लग गए। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो जो आखिरी वक्त में प्रमिला जी का है। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। एम्बियंस के साथ हुआ क्या जब वहां बुलडोजर पहुंचा, देखिए जरा। एम्बियंस
ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बुलडोजर उनके घर को हटाने पहुंचा। उन्होंने घर में अंदर घुसकर बंद कर लिया। वो कहती रही मैं जान दे दूंगी। अब उसके बाद सवाल ये हो रहा है कि आग अंदर से लगाई गई, आग बाहर से लगाई गई, इस पर जांच हो रही है। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूं कि आखिर हुआ क्या जब वहां पहुंची टीम, प्रशासन की टीम। उसके बाद हुआ क्या, किसने आग लगाई, कैसे आग लगी आखिर, ये मैं आपको बताता हूं। कानपुर की घटना है ये आप देख रहे हैं। बुलडोजर पहुंचा था तो कुछ इस तरह से उनकी झोपड़ी में आग लग गई। मड़ौली गांव में प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा। डीएम और एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही थी। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप था। कब्जे वाली जमीन पर झोपड़ी गिराने पहुंचा था प्रशासन। बुलडोजर आगे बढ़ा तो हंगामा शुरू हो गया। परिवार ने झोपड़ी का गेट अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद झोपड़ी के अंदर मां प्रमिला और 21 साल की बेटी थी, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए, जो उनके पति थे। इसी दौरान झोपड़ी में अचानक आग लग गई। अब सवाल यह है, परिवार कह रहा है अधिकारियों ने आग लगाई, और पुलिस का कहना है परिवार ने अंदर से खुद आग लगाई। आग लगने के दौरान झोपड़ी पर बुलडोजर चला। इस दौरान आग से जलकर मां बेटी की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेर लिया। मौके से भागकर अधिकारियों ने अपनी जान बचाई। प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहां डिप्टी सीएम के बात करने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव में भारी संख्या में फिलहाल फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह, जो वहां प्रशासन के लोग मौजूद थे, आग अंदर से लगी या बाहर से लगी, कैसे भी लगी, मां बेटी अगर अंदर थी तो प्रशासन के लोगों को उन्हें बचाना चाहिए था, बचाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनके खुद के हाथ झुलसे होने चाहिए थे मां बेटी को बचाने के लिए, लेकिन कोई बचाने नहीं गया। जरा परिवार के लोगों को सुनिए। एसडीएम ने एक बार अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिरकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम नहीं कर पाए केबल पर। और पापा मंदिर तोड़ दी, नंदल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी। कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। किन पर हत्या का आरोप लगाते हैं? हम एसडीएम ने एक बार, और डीएम पर भी? हाँ, डीएम ने अजय नहीं सब साजिश करता है। मैंने अजय ने, गोरे दीक्षित है, साजिश करता है। अशोक, अनिल, ब्रजेश निर्मल, मनीष चिरकुआरा ही मिलके आगी लगाई ना के माँ सब भाग गए। हाँ, घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए। जब अंदर जितने वजन है उठा ही नहीं पाए। ये जलते हुए भाग गए लोग। ये गौरव दीक्षित जो है ना, ये इनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपये से दे के जो है गिरवा दी, जो है जबरदस्ती गिरवा दी। अच्छा, डीएम से भी मिले थे आप? क्या डीएम ने क्या आश्वासन दिया? मिलने नहीं आई, और वो जो है वो जो एसपी साहब जो मारन दुगरे हड़का के भगा दी। अच्छा, हाँ, बोले जो है न्याय मिलेगा। न्याय की जगह आप पर क्या मुकदमे भी लिखाए गए थे? ये जो है लिखवाए गए, मिलकर हमारे पास नोटिस कर। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिन्हें प्रमिला जी में सिर्फ ब्राह्मण नजर आ रहा था, वो फौरन बस्ता उठाकर भागे। देखिए, ये आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच रहे थे। कानपुर के विधायक है समाजवादी पार्टी के, जो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कानपुर देहात घर, लेकिन रोक लिया गया क्योंकि ये सिर्फ जाति की सियासत करने जा रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद कांग्रेस के नेता कोशिश करने लगे वहां पहुंचकर उसी जाति की सियासत करने की, उन्हें रोका गया। अगली तस्वीर दिखाइए। आम आदमी पार्टी के नेता भी, अब देखिए, जहां नजर आया कि जाति की सियासत हो सकती है, काम बन जाएगा, वोट मिल जाएगा, वहां देखिए भीड़ सारी पार्टियों की लगनी शुरू हो गई। अब जरा सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं और संजय सिंह क्या कह रहे हैं। उस झोपड़ी में अंदर से बंद पूरे परिवार को आग लगा के मार दिया। स्वाभाविक रूप से अत्यंत निंदनीय भी है, मानवता से परे भी है। सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है। शासन द्वारा, योगी सरकार द्वारा
प्रायोजित हत्या है। यह कोई आत्मदाह की घटना नहीं है। उस परिवार को मजबूर किया गया, उसको मारा गया। बुलडोजर के आतंक के कारण उसने अपने आप को जला के मारा। यह हत्या है। इसलिए जो लोग भी इसमें शामिल हैं इस पूरी घटना में, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उस गांव में वीएचपी के नेता पहुंचे हैं, परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस से भी कहा सुनी हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच योगी पर जिन्हें टारगेट करना था वो विरोधी टारगेट भी कर रहे थे, लेकिन योगी को उससे फर्क नहीं पड़ता। योगी एक्शन ले रहे थे। क्या एक्शन लिया है देखिए। अब तक प्रशासन पर योगी ने जो एक्शन लिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। योगी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, योगी के डिप्टी ने फोन किया। ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से बात की है फोन पर। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद पाल जो वहां मौजूद था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एसडीएम को भी सस्पेंड करने की कार्रवाई हो गई है। जेसीबी चलाने वाला ड्राइवर अरेस्ट कर लिया गया है कि आग लगने के बाद वो जेसीबी क्यों और कैसे चला रहा था। लेखपाल और एसडीएम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या और हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और सिर्फ एफआईआर नहीं, लेखपाल और एसडीएम की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और वो जल्द ही होगी। जरा सुनिए, अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। योगी के डिप्टी ब्रजेश पाठक ने फोन किया। फोन करने के बाद परिवार से बात की, सुनिए। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुष्टि भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितनी भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो योगी के डिप्टी ने वीडियो कॉल किया परिवार से और उन्हें हिम्मत बंधाई, ढांढस बंधाया, सांत्वना दी। और उसके बाद देखिए परिवार तैयार नहीं था पोस्टमार्टम के लिए। शवों को ले जाया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुआ परिवार और प्रमिला जी और उनकी बेटी का पोस्टमार्टम हुआ। सुनिए जरा ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं। उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हो या पुलिस के अफसर हो। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। हाँ, जांच कमेटी भी बनाई गई है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसकी आज ही रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। हर स्थिति में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। आज सुबह सुबह खबर आई कि बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे के लिए इनकम टैक्स की टीम पहुंची। बीबीसी से सवाल हुआ तो लगा देश में आपातकाल है, विपक्ष और विरोधी कहने लगे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बीबीसी के ऑफिस में सर्वे करने इनकम टैक्स की टीम पहुंची और हड़कंप मच गया। ये देख रहे हैं, टीम पहुंची और पूरे देश में मानी हड़कंप मच गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये दिल्ली की तस्वीर थी, ये बीबीसी के ऑफिस मुंबई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बीबीसी की इमारत है जहां आईटी की टीम पहुंची। अब अंदर की तस्वीर दिखाता हूं। दिल्ली में अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, आयकर की टीम पहुंची है। आप लोग फोन पर ले फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अंदर पहुंचने के बाद क्या कुछ बात हो रही थी, क्या कुछ कहा जा रहा था, एम्बियंस बढ़ाइए।
गेट खुलवा रहे आप 10 मिनट से, गेट क्यों खुलवा रहे आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, लिखा हुआ वारंट, तब एंटर किया आईटी डिपार्टमेंट से। चलो आप लोग फोन रखो, आराम से तो बात करो भैया। गेट खुलवा रहे आप 10 मिनट से, गेट क्यों खुलवा रहे आप लोग? ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, लिखा हुआ वारंट, तब एंटर किया आईटी डिपार्टमेंट से। चलो आप लोग फोन रखो, आराम से तो बात करो भैया। गेट खुलवा रहे आप 10 मिनट से। ये दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, अब ये मुंबई, बीबीसी की ऑफिस मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आईटी की रेड पड़ी। अब जरा देखिए, मोदी विरोधी अगर एक आईटी की इनकम टैक्स की टीम कहीं पहुंची है कुछ सर्वे करने के लिए, तो फौरन हर वो एजेंसी, हर वो संस्था जो उनके एजेंडे को सूट करती है, उनकी अगर जांच हो या सर्वे भी हो तो देश में वो आपातकाल घोषित करवा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए सर। जहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। आयकर विभाग ने बीबीसी के दफ्तर में सर्वे क्या किया, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अघोषित आपातकाल का रट्टा लगाने लगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लियरली बोल रहा है इट इज अ सर्वे, और इसके बारे में एक नोटिस करीबन 12-13 महीने पहले दिया गया था, जिसके बाद जवाब बीबीसी ने दिया और उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं था, जिसके बाद ये अभी कांग्रेस सवाल करने लगी बीबीसी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अब बीबीसी पे हमला किया है, बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की मैं समझ तो बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उल्टा सवाल दाग दिया, पूछा कांग्रेस हमेशा देश विरोधियों के साथ क्यों खड़ी हो जाती है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। जाहिर है विपक्ष आयकर विभाग की कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आयकर विभाग ने जांच के लिए सर्वे की बात कहकर विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और अब आपको बताता हूं कि आज हुआ क्या। आईटी की टीम पहुंची, किस तरह से सर्वे शुरू किया गया, कहां कहां सर्वे किया गया और क्यों पहुंची थी, क्या कुछ आईटी टीम ने इकट्ठा किया है बीबीसी के दफ्तर में पहुंचकर। दरअसल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर यह छापा पड़ा। आयकर विभाग की टीम ने यह सर्वे किया वहां पहुंचकर। दिल्ली के केजी मार्ग इलाके में एसटी टावर में सर्वे किया। टावर की 5वीं और 6ठी मंजिल पर बीबीसी का दफ्तर है। सुबह 11 बजे के करीब एक साथ कार्रवाई की गई दिल्ली और मुंबई में। इनकम टैक्स की 24 लोगों की टीम बीबीसी के ऑफिस पहुंची। टीम ने फाइनेंस विभाग के लोगों से वहां बातचीत की। मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त किए। टीम ने कहा बैकअप लिया है इनसे और उसके बाद चीजें वापस कर दी हैं। सर्वे के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए थे। सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया था। कई कर्मचारियों को घर जाने के लिए कहा गया और सर्वे की जानकारी बीबीसी लंदन ऑफिस को भी दी गई। कंपनी के बिजनेस परिसर में सर्वे किया गया। प्रमोटर डायरेक्टर के घर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी का भी इल्जाम है। आईटी विभाग ने बाकायदा इसके लिए नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब नहीं दिया बीबीसी ने। जब नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उसके बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई पर बीबीसी ने भी जवाब दिया, जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। बीबीसी ने कहीं नहीं कहा यह अघोषित आपातकाल है। बीबीसी ने कहा हम तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों को यह अघोषित आपातकाल लग रहा है। जल्द मामला सुलझा लिया जाएगा, बीबीसी ने यह बात कही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, सुनिए जरा कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, उन्हें गौरव भाटिया ने क्या जवाब दिया। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद
बीबीसी पे बैन लगाया। आप ये भूल जाते हैं कि इसी बीबीसी के खिलाफ जब आपकी सरकार थी तो प्रतिबंध लगाया गया। जब बैन आपने लगाया तो वो ठीक है, लेकिन अगर आयकर विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है तो मोदी जी से नफरत आपकी इतनी है कि आप उसको भी राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं सर्वे पर कैसे सियासी घमासान शुरू हो गया, कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। देखिए, तूफान आ गया लगा। कांग्रेस ने लिखा पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई और उसे बैन कर दिया गया, अब बीबीसी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, अघोषित आपातकाल है ये। राज्यवर्धन सिंह राठौर सांसद बीजेपी ने लिखा कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा अभी सामने आ चुका है, आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात कांग्रेस कर रही है, करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए जिन्होंने आपातकाल लगाया था। पवन खेड़ा ने लिखा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वायरल हुए कुछ दिन हो चुके थे, न आईटी का छापा, न ईडी की जांच, न कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश वाली रिपोर्ट, न टूल किट की चर्चा, छापे के बाद गलतफहमी दूर हो गई। अखिलेश यादव ने लिखा बीबीसी पर छापे की खबर है, वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। महुआ मोइत्रा ने लिखा बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर की छापेमारी हुई, बहुत खूब चौंकाने वाला। महबूबा मुफ्ती भी लिख रही है छापे का कारण और प्रभाव स्पष्ट है, सच बोलने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, मीडिया कार्यकर्ता या कोई और मामला हो, सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विपक्ष के कुछ और नेताओं को वो क्या कह रहे हैं। ये जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के खिलाफ कोई भी बात अगर कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही होना है। वो चाहे पत्रकार हो, लेखक हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं गया है जिसने कोई सवाल उठाया है। तो बीबीसी के साथ ये होना ही था। बीबीसी के जितने भी दफ्तर थे, कार्यालय थे, जिस तरह से इस पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर और जो अटैक हुआ है, ये दुनिया में भारत की छवि को और खराब करने वाला है। बीबीसी में जिस तरह के छापे पड़े हैं, समाजवादी पार्टी इसे डिफर करती है और ये बहुत ही शर्मनाक, भारत की छवि को दुनिया में खराब करने वाला कदम है जो कि नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आदेश के बाद उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जानी मानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी को आज इस इनकम टैक्स रेड के माध्यम से धमका रही है कि अगर तुमने हमारी सरकार के खिलाफ कुछ कहा, अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा, आज अगर हमारी सरकार के खिलाफ कुछ दिखाया तो बीबीसी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था भी नहीं बच सकती। आइए अब मैं कुछ याददाश्त ताजा करा देता हूं बहुत से लोगों की जिन्हें इनकम टैक्स का सर्वे आपातकाल लग रहा है, जिन्हें इनकम टैक्स का सिर्फ पहुंचकर सर्वे आपातकाल लग रहा है, उनकी याददाश्त के लिए देखिए जरा, याददाश्त देखिएगा। 1950 से 1963 के बीच 16 किताबें बैन की गई। 50 से 63 के बीच 16 किताबें बैन कर दी गई। द हार्ट ऑफ इंडिया पर बैन लगा। आर्थिक नीतियों पर व्यंग किया गया था इस किताब में। सीज फायर किताब, उस पर बैन लगा। खाक और खून किताब बैन कर दी गई। चंद्रमोहिनी बैन कर दी गई। राम रिटोल्ड किताबें बैन कर दी गई। अब देखिए इंदिरा गांधी के राज में 19 अभी बीबीसी के सर्वे पर बवाल हो रहा है। 1970 में बीबीसी पर बैन लगा दिया था इंदिरा गांधी ने, तब किसी को फर्क नहीं था, तब वो आपातकाल नहीं था। डॉक्यूमेंट्री सीरीज को लेकर बैन लगा दिया गया था। बीबीसी का ऑफिस 2 साल के लिए बंद था। आज सिर्फ आईटी की टीम पहुंची थी। बीबीसी का ऑफिस 2 साल बंद था। 1975 में नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किताब पर बैन लगा दिया था। नेहरू के राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठाए गए थे इस किताब में। आपातकाल में अखबार मीडिया पर बैन था। किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए गए थे। ऑल इंडिया पर
गानों को बैन किया गया। ऑल इंडिया रेडियो पे किशोर कुमार ने सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। दूर मत जाइए, मनमोहन सिंह के राज में 2009 में जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस बैन कर दी गई। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने यह किताब लिखी थी, बंटवारे के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताया गया था तो बैन। किताब में जिन्ना की तारीफ की गई थी। 2011 गांधी पर लिखी किताब ग्रेट सोल पर बैन लगाया गया। किताब में बापू के धार्मिक विचारों पर सवाल उठाए गए थे। ये सारे बैन लगाए गए अब तक। अब मैं आपको सुनवाता हूं, इसे विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से भी जोड़ रहे हैं। आज पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर कुछ कहा है, सुनिए जरा। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई देखिए सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जो कल भी मैंने आपको बताई थी, उसमें एक बड़ा एक्शन हुआ है। डॉन के बेटे की जेल फाइनली बदल दी गई। जेल में जो ऐश कर रहा था, डॉन का सुपुत्र योगी राज ने हथौड़ा चल गया है, बहुत ऐश कर ली। पुलिस वालों पर भी एक्शन हुआ है और डॉन के बेटे पर भी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है अब्बास अंसारी जो जेल में बंद थे अब तक चित्रकूट। इन्हें अब दूसरी जेल भेजा जाएगा। मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में। अगली तस्वीर दिखाइए, आरोप यह था कि पत्नी, अब्बास की पत्नी भी जेल में आ रही थी, घंटों साथ रह रही थी। यह कैसे हो रहा था? क्योंकि जेल में मौजूद अधिकारियों को मौज कराई जा रही थी, कैश बांटा जा रहा था। अब मैं आपको बताता हूं आखिर कि क्या कुछ एक्शन हुआ है, कैसे जेल शिफ्ट की गई है और अब कौन सी जेल में डॉन के बेटे को शिफ्ट किया जाएगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अब्बास अंसारी पुलिस की गाड़ी लेकर निकल गई है, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो फिलहाल जेल में है क्योंकि साथ में ही पकड़ी गई। योगी राज में माफिया के खिलाफ यह कड़ा एक्शन हुआ है। डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अब्बास को चित्रकूट से कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। वैलेंटाइंस डे में अब्बास और पत्नी निखत अलग अलग जेल में है। 3 दिन से दोनों एक ही जेल चित्रकूट जेल में बंद थे। अब्बास और निखत की जो बैरक थी वो 300 मीटर की दूरी पर थी। 11 फरवरी को पुलिस ने निखत को गिरफ्तार किया था। इसके बाद चित्रकूट जेल में ही बंद है निखत और अब्बास को जेल से भगाने की तैयारी निखत कर रही थी। डॉन के बेटे बहू चित्रकूट जेल में सीक्रेट मुलाकात कर रहे थे। मुख्तार के बेटे की जेल कर्मियों से मिली भगत भी चल रही थी। जेल से प्रहरी तक सबको रिश्वत देकर सेट कर लिया गया था। पत्नी निखत कभी भी जेल में आ जा सकती थी मिलने, जैसे घर बन गया हो जेल। मुलाकात के लिए जेल में वीआईपी कमरे का भी इंतजाम कर दिया गया था। चित्रकूट जेल में डॉन के बेटे की बर्थडे पार्टी भी होने वाली थी। 12 फरवरी को मुख्तार के बेटे अब्बास का जन्मदिन था और पत्नी निखत बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही थी। जेल के कुछ कर्मचारी ने भी साथ दे रहे थे उनका। वैलेंटाइंस डे पर भी जेल में बड़ी पार्टी की तैयारी थी। निखत का जेल में गिफ्ट बांटने का भी प्लान था, लेकिन उससे पहले ही डॉन के बेटे बहू का खेल पकड़ लिया गया। अब दोनों की अलग अलग जेल, जो बहू है वो चित्रकूट जेल में और डॉन का बेटा कासगंज जेल में। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अफजाल अंसारी, मुख्तार के भाई हैं और अब्बास के चाचा हैं। सुनिए। एक महिला, सीधा आरोप तो यह है कि वो जेल में मिलने आई और आरोप ये बना कि जेल के गेट में रजिस्टर में मुलाकात डायरी में उसका नाम नहीं था। तो जेल का गेट, रजिस्टर, मुलाकात डायरी किसके पास है, किसकी है, कौन भरता है उसको बताए। कोई बहुत उपलब्धि जब होती है तो पुरस्कार भी मिलता है, कुछ को सजा और कुछ को पुरस्कार। ये संकेत है, साइलेंट संकेत है इस बात के लिए कि लीक से हट करके जिस तरह की उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तो पुरस्कार मिलेगा।
अब कितना हास्यास्पद है, लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तो अफजाल अंसारी को सुन रहे थे, वो इस कार्रवाई को भी अलग नजरिए से देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा डॉन और उनके बेटे की कितनी जेल अदला बदली हो चुकी है, कौन कौन सी जेल देख कर लौटे हैं। आप देख रहे हैं मुख्तार जैसा खेल और बदलती जेल। गाजीपुर जेल में थे मुख्तार अंसारी पहले, तो बेटा था अब तक दूसरी जेल में, नैनी जेल में था। मुख्तार को आगरा जेल शिफ्ट कर दिया गया और अब्बास को चित्रकूट जेल। मुख्तार लखनऊ जेल में थे, अब अब्बास को कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद मुख्तार को बांदा शिफ्ट किया गया। बांदा से मुख्तार रोपड़ चले गए, पंजाब की रोपड़ जेल, और पंजाब से उन्हें फिर बांदा जेल लेकर आया गया है। तो पिता पुत्र, डॉन और बेटा, दोनों को अलग अलग जेलों में अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है। देश की राजधानी दिल्ली में महरौली में बुलडोजर पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। देश की राजधानी दिल्ली में ये आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर चल रहा था, इस तरह से बुलडोजर चल रहा था। बड़ी कार्रवाई बुलडोजर पर की हो रही थी, लोग विरोध भी कर रहे थे। ये महरौली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पिछले कई दिनों से बुलडोजर एक्शन हो रहा था महरौली में। अगली तस्वीर दिखाई जरा। लोग हंगामा कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, पुलिस के सामने विरोध कर रहे थे, लोगों के घर जब गिराए जा रहे थे, लेकिन अब बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये स्टे ऑर्डर आप देख रहे हैं, स्टे ऑर्डर आया है, कैसे ब्रेक लगा है यह मैं आपको बताता हूं, कितना एक्शन हुआ है और अब कब तक बुलडोजर नहीं चलेगा और लोग जो महरौली के हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए जरा, लगातार 5वें दिन फिर बुलडोजर चला और दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए का एक्शन अब तक ये हो रहा था। 2 दर्जन से ज्यादा अवैध फ्लैट गिरा दिए गए, यानी 24 फ्लैट गिरा दिए गए, करीब 1200 गज जमीन खाली करा ली गई और कई जगह महिलाओं ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। जेसीबी मशीन के सामने महिलाओं ने प्रदर्शन किया, महिलाओं को हटाकर पुलिस ने कार्रवाई की। वहां अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला भी हुआ, कुछ लोगों ने पुलिस पर मिर्च पाउडर भी फेंक दिया। विरोध के बाद भी अतिक्रमण मुहिम जारी रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार, डीडीए, एएसआई को नोटिस भेजा गया है। आपसी सहमति से समाधान खोजने को कहा गया है। मुख्य सचिव, डीडीए और फ्लैट मालिकों को यह आदेश दिया गया है। 15 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे मीटिंग करने को कहा है। 17 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। तो बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।